This meeting is being recorded. So we have IGCSE 2023 P21 0625. And the duration for IGCSE MCQs is 45 minutes. So again वही 40 MCQs होते हैं and वही details हैं. B और HB पेंसिल यूज करनी है. सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. कोई एक आंसर आपने मार्क करना है. ABCD में से सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करना है. करेक्शन प्लेट्स को यूज नहीं करना. बार कोड्स पे नहीं लिखना. कैलकुलेटर फिजिक्स के सारे पेपर्स में अलाउड होता है. न्यू सिलेबस के मुताबिक ग्रेविटी वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी. 40 MCQs, 1 MCQ will carry 1 mark. And this is how we start our MCQs. So question number 1, what is being said in question number 1? Which vector diagram correctly shows force Z as resultant vector of X and Y? तो बेटा X and Y की ऊपर हमने टिप टू टेल लगाना होगा और Z X and Y का रिजल्टेंट वेक्टर है. तो टिप टू टेल में एक वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टिप जो ज्वाइन हो रहा है गलत है. सॉरी ये तो Z है. इसको देखना. टेल से टेल ज्वाइन हो रही है. देखो Z की Y और X दोनों की देखो टेल ज्वाइन हो रही है. दैट इज व्हाई इट्स रॉन्ग. X और Y दोनों की टेल ज्वाइन हो रही है. दैट इज व्हाई इट्स रॉन्ग. X की टिप से Y का टेल ज्वाइन हो रहा है. करेक्ट. एंड रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर. यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी दी हुई है. X की टिप से Y का टेल ज्वाइन हो रहा है. सही बात है. एंड रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर. डायरेक्शन भी सही है. इन दैट वे हमारे पास टिप टू टेल रूल के मुताबिक D इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है. Question 2. An object falls towards the surface of the earth. The object fall is falling with terminal velocity. Okay. Which statement is correct? Terminal velocity की बात हो रही है. Here resistance and acceleration. There the resistance and acceleration is negative. No. Terminal velocity by acceleration 0 होती है. There is air resistance and acceleration is 0. Yes. सही जवाब तो मिल गया. There is no air resistance. Wrong. There is no air resistance. Wrong. Terminal velocity कब अचीव होती है? जब weight और air resistance balance हो जाते हैं. The graph represents the motion of a vehicle. What is the distance traveled by the vehicle in 400 seconds? Speed time graph given है. Distance निकालना है. Identify the shape of the graph. That is a triangle. And apply the formula for area to find out the shape. Distance. Half base length into height. Base length है 400 और height कितनी है 20. So this will be what? 800. What is the distance traveled by the vehicle in 400 seconds? Time 400 है, speed 20 है. तो हाफ बेस लेंथ इनटू हाइट कितना हो जाएगा? ये 4000 हो जाएगा. सॉरी. ठीक है बेटा. तो सॉल्व करेंगे इसको तो 4000 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट. The earth on earth spring stretches by 5 centimeter when a mass of 3 kg is suspended from one end. Okay. The gravitational field strength on moon is 1/6 that on earth. Okay. Which mass on the moon would stretch the spring by the same extension? Okay. क्या mass होगा moon पे जो same extension पे ये सेम एक्सटेंशन देगा? क्या मैस होगा मून पे? ठीक है. तो बेटा अब देखें हमारे पास हुक्स लॉ क्या बोलता है? F इक्वल्स टू के एक्स. सही है. F खुद किसके बराबर है? वेट के बराबर. दैट इज mg. तो के एक्स ऐसे ही रहा.
तो x हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, mg अपॉन k। ठीक है, ये मैथ्स मांग रहे हैं ना वो। एमसीक्यू नंबर 4 में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमसे बोला गया है कि भाई एक स्प्रिंग है जिसकी एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर है और अर्थ पे 5 सेंटीमीटर 5 ग्राम का मैथ दे रहा है, 5 केजी का मैथ, 3 केजी का मैथ दे रहा है। ठीक है, और फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून इज 1/6 दैट ऑन अर्थ। अर्थ के मुकाबले में मून पे 6 गुना कम ग्रेविटी है। बोल रहे हैं क्या मैथ होगा मून पे जो कि हमें स्ट्रेच होके सेम एक्सटेंशन देगा। तो मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैथ्स किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स अपॉन जी। ठीक है बेटा, के तो कांस्टेंट है, इसको साइड में कर दो। सही है, एक्स भी सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन बोल रहा है तो एक्स भी कांस्टेंट हो गया। यानी सारी कहानी किस पे आ गई, जी पे। और जी क्या है, अर्थ के मुकाबले में हमारे पास 6 टाइम्स कम है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, 1/6 टाइम्स अर्थ। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास सिनेरियो क्या आ जाएगा, 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, के एक्स अपॉन जी। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट, द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो मैथ्स हमारे पास 6 के फैक्टर से बढ़ जाएगा, यानी पहले जो मैथ्स 3 केजी था अब वो मैथ्स 18 केजी हो जाएगा। ठीक है, एक मरतबा फिर दोबारा सुने, हमने एमसीक्यू किस तरह किया। हमने बोला बेटा एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है, एफ की जगह हमने वेट डाल दिया एम जी, और एम किसके बराबर हो गया, के एक्स अपॉन जी। ठीक है, अब मून पे ग्रेविटी की वैल्यू 6 टाइम्स लेस है। सही है, तो बेटा अगर मून पे ग्रेविटी की वैल्यू 6 टाइम्स लेस है तो हमारे पास क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, 1/6 हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और जैसे हम डिनोमिनेटर में 1/6 लिखेंगे बेटा तो 6 जो है वो सिंप्लीफाई होके ऊपर चला जाएगा। यानी मैथ हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है, पहले मैथ 3 था, मल्टीपल ऑफ 6 मैथ क्या होगा, 6 × 3 18। दैट इज हाउ हमें डी आंसर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर पोर्स राइस इन अ डिश दैट हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, ही रिकॉर्ड्स द रीडिंग। ठीक है, अ कस्टमर बाइज सम पास्ता, द शॉपकीपर नोटिसेस दैट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस with just pasta in the dish is same as it was with just rice in the dish. What quantity must be same for rice and pasta? दोनों को सेम पे सेम रीडिंग मिल रही है, और अगर दोनों पे सेम रीडिंग मिल रही है हमारे पास तो क्या क्वांटिटी दोनों की सेम होगी। बेटा पास्ता और राइस की डेंसिटी डिफरेंट है क्योंकि उनकी इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, दे मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम भी डिफरेंट होनी चाहिए। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है जो क्या मेजर करता है, वेट को मेजर करता है। तो अगर दोनों की रीडिंग सेम आ रही है तो दैट मीन्स दोनों का वेट भी सेम होगा। ठीक है, तो ओपनिंग द चैट बॉक्स, वी हैव डन 5 एमसीक्यूज, जल्दी से अपने सवालात पूछें। स्क्रीन बिल्कुल ठीक शो हो रही है बेटा। बेटा 1/6 हमारे पास किस तरह आया, देखिए मैंने इसीलिए इस एमसीक्यू को 2 मरतबा समझाया था, फिर दोबारा समझें। तो जी की जगह है ना, जी क्या है, अर्थ के मुकाबले में 6 गुना कम है, तो अर्थ के मुकाबले में जी की जगह क्या आ गया, 1/6 दैट ऑफ अर्थ। मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में 6 गुना कम है, तो इस तरह 6 की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई होकर ऊपर की तरफ चले गई। ठीक है, दैट इज हाउ हमारे पास 6 का फैक्टर आया। ठीक है, एडम, रेजा एंड अलीना।
इस तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यू कंप्लीट किया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट जाना होगा हमें। वैसे ही आईजीसीएसई का जो पेपर होता है वो थोड़ा जल्दी होता है। The student determines the density of irregularly shaped stone. The stone is slowly lowered into the measuring cylinder that is partly filled with water. Which apparatus does the student need to calculate the density of irregularly shaped stone? बेटा डेंसिटी ऑफ irregularly shaped stone मेजर करना है अगर आपने, तो बेटा आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर तो है, सही है, बट डेंसिटी में दूसरी जो क्वांटिटी आती है वो मास है, और मास कौन मेजर करेगा हमारे पास? बैलेंस। ठीक है। The a train is traveling in a horizontal. A train is traveling horizontally in a straight line. A book is on the table in the train. The diagram shows all the forces acting on the book. ठीक है। How is the train moving? ट्रेन किस तरफ मूव कर रही है? ठीक है, तो बेटा सुने, अगर ट्रेन मूव कर रही होगी टूवर्ड्स राइट, तो इनर्शिया क्या बोलेगा बेटा? एक्ट अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, तो ये इनर्शिया की डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस इनर्शिया की डायरेक्शन को ओवरकम करने के लिए सच दैट हमारी बुक मूव ना करे, फ्रिक्शन को किस तरफ एक्ट करना होगा? टूवर्ड्स राइट, सही है, ताकि बुक मूव ना करे, सही है। तो हाउ द ट्रेन इज मूविंग, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इफ द ट्रेन इज मूविंग टू द राइट, फिर दोबारा सुने, कोशिश करें पहली मर्तबा में दूसरी मर्तबा में समझ में आ जाए। इफ द ट्रेन इज मूविंग टू द राइट, सही है, तो यहाँ पे इनर्शिया क्या बोलेगा? इनर्शिया क्या है? वो प्रॉपर्टी जो बॉडी के स्टेट के चेंज के अगेंस्ट एक्ट करती है, सही है। तो इनर्शिया, अगर ट्रेन राइट की तरफ जा रही है, इनर्शिया विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस लेफ्ट की इनर्शिया की वजह से बुक शायद पीछे की तरफ जाए, लेकिन इस पीछे की तरफ क्यों नहीं जा पा रही है बुक? बिकॉज द फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, सही है। तो ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, दैट इज हाउ हमने बोला एक्सेलरेटिंग टू द राइट ऑफ द डायग्राम। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ट्रेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे हमारे पास मूव कर रही होती, तो सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होती, ये वाली फोर्स और यहाँ पे भी वो एक और फोर्स दिखाता तो बैलेंस होती, लेकिन वो बैलेंस फोर्स नहीं दिखा रहा, इसलिए सी और डी आंसर नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रेन ट्रेवल नहीं कर रही। ठीक है, वाई नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट, बेटा अगर ट्रेन टूवर्ड्स लेफ्ट जा रही होती तो इनर्शिया इस तरफ होता। ठीक है, और अगर इनर्शिया इस तरफ होता तो इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगनी चाहिए थी, ताकि हमारी बुक मूव ना करती। ठीक है, दैट इज हाउ द आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 आपसे कह रहा है द डायग्राम शोज 4 बीम्स एंड ईच नेग्लिजिबल वेट एंड आर फ्रीली पिवटेड। कौन सी इक्विलिब्रियम में नहीं है? चलो एक काम करो, सबके मोमेंट्स को कैलकुलेट करो। इसका मोमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 न्यूटन मीटर। इसका क्या होगा? 6 न्यूटन मीटर। तो बेटा ये तो बैलेंस है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये तो बैलेंस है। ये क्या होगा? 12 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा? 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये भी बैलेंस है। ये क्या होगा? 3 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा? 6 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये बैलेंस नहीं है बेटा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कौन सा बैलेंस नहीं है, कौन सा इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो सी हमें जवाब मिल गया। देन इसकी बात की जाए, 8 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, और इसका क्या हो जाएगा? 4 से पिवट तक का फासला। ठीक है, जो आपकी अप्लाइड फोर्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो पूरा फासला कितना है? 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। बेटा देखो, ये भी 8 न्यूटन मीटर हो गया, और ये 8 न्यूटन मीटर, तो यानी हमारे पास डी भी बैलेंस्ड है, डी भी इक्विलिब्रियम में है, सिर्फ सी इक्विलिब्रियम में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.2 kg
moving with velocity 2 meter per second acted upon by a force of 4 Newton. ठीक है. The velocity of the object increases to 5 meter per second in the same direction. ठीक है. आपसे क्या पूछ रहे हैं? For which period of time does the force act on an object? कितना टाइम लगेगा फोर्स को ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने के लिए? सही है. तो बेटा फोर्स क्या होती है हमारे पास? एम है. इसको ओपन करेंगे तो एम वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा. ठीक है. तो फोर्स 4 न्यूटन हमें पता है, मास 1.2 पता है. ठीक है. एंड फाइनल वेलोसिटी 5 पता है, इनिशियल वेलोसिटी 2 पता है, टाइम नहीं पता. ठीक है. तो क्या हो जाएगा बेटा? टाइम हो जाएगा 2 1.2 3 5 माइनस 2 3 हो जाएगा अपॉन 4. तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4.9 आ रहा है. ठीक है. तो ये हमारा 9A आंसर हो गया. Which row shows which row about the change of energy in the energy stored must be correct. Okay. तो प्रोसेस क्या बोल रहे हैं? वाटर पम्प्ड अप हाई एल्टीट्यूड डैम. ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड है. ठीक है. हाइट है. एंड चेंज ऑफ एनर्जी इन स्टोर्ड, क्योंकि वाटर पंप हो रहा है टू अ हाई एल्टीट्यूड डैम, तो टाइम के साथ साथ हाइट भी वाटर की बढ़ रही है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड यानी जीपी है वो भी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है. तो ए करेक्ट आंसर है. बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. वाटर पंप टू अ हाई एल्टीट्यूड डैम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, एनर्जी स्टोर्ड, हाइट की वजह से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर नहीं होती. ठीक है. एयर पासिस थ्रू द विंड टरबाइन, विंड टरबाइन में एयर पास हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर तो नहीं होगी. भाई विंड टरबाइन का काम क्या होता है? जब हवा टरबाइन से टकराती है टरबाइन रोटेट होती है. हवा क्या है? मूविंग एयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी. सही है. एयर पासिस थ्रू द टरबाइन. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती. ठीक है. जब टरबाइन से टकराती है काइनेटिक एनर्जी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टरबाइन से टकराने के बाद एयर की कम होती है. ठीक है. तो दैट इज हाउ ये आंसर है. जल्दी से अपने क्वेश्चंस पूछें. 6 till 5, 6 till 10. बेटा 9 में सिंपल हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लगाया है, F=m है. सही है. ए को ओपन कर दिया, v माइनस यू अपॉन टी, एंड वैल्यूज पुट कर दी, v की वैल्यू, u की वैल्यू, एंड सिंपल टाइम निकालना है, टाइम को सब्जेक्ट बना लिया. ठीक है. 9 में ये हो रहा है. एंड 10 में हमसे बात हो रही है क्या प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस में मेन एनर्जी क्या है. सही है. तो वाटर पम्प्ड अप टू अ हाई एल्टीट्यूड डैम, तो एनर्जी, हाई एल्टीट्यूड डैम पे हाइट की बात हो रही है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और वाटर को हाई एल्टीट्यूड डैम में पंप किया जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ती चले जा रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम के साथ साथ हमारे पास बढ़ती जा रही. दैट इज व्हाई इट्स ए. ठीक है. बेटा attempt as much early papers as possible. That is how you can manage time. सर 10 में डी कैसे गलत, वो एयर के लिए कैसे वो गलत किया इसने इंक्रीजेस को? बेटा जब विंड टरबाइन से विंड टकराती है, तो जी। टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी. टकराने में तो बहुत एनर्जी उसने हाँ यस हाँ। टरबाइन को रोटेट करवाने में यूटिलाइज करवा दी, तो वो कम होगी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है सर। A woman of mass 50 kg has 81 kinetic energy. What's her speed? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा?
2 के अपॉन एम। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दें, तो v क्या हो जाएगा, √2। काइनेटिक एनर्जी 81, मास है 50। वन पॉइंट एट। आगे बढ़ते हैं। A child runs up the stair 4 times. The time taken for each run is recorded. What is the time measured for the child when the useful power is greatest? क्या टाइम होगा जब यूजफुल पावर ग्रेटेस्ट होगी? तो बेटा यहाँ पे चाइल्ड रन्स अप द स्टेयर्स 4 टाइम्स ना, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। बच्चा ऊपर की तरफ भाग रहा है तो बेटा यहाँ पे एनर्जी ड्यू टू हाइट क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सही है, अपॉन टाइम। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने बोला है ग्रेटेस्ट पावर। पावर ग्रेटेस्ट के लिए टाइम मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम टाइम हमारे पास कौन सा है, 10। ठीक है, दैट इज हाउ आप ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। A dam holds water reservoir in a reservoir. Height of the water reservoir is 15 meter. Density of water is this. What is the pressure due to water at the bottom of the dam? सिर्फ ड्यू टू वाटर प्रेशर पूछ रहा है, तो हम प्रेशर अमंग लिक्विड्स P इक्वल्स टू ρgh लगाएंगे। डेंसिटी है 1000, ग्रेविटी है 9.8 एंड H है 15। 147000, which is roughly equal to 1,50,000 pascals. Student uses microscope to observe pollen moving on the surface of water. What statement describes the reason for this movement? Okay, बेटा पॉलन हमारे पास जो है, पॉलन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस होते हैं जो कि हमारे पास फ्लावर्स में पाए जाते हैं। दे आर वेरी स्मॉल दैट दे कैन बी सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप। एंड क्या बोल रहे हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल क्या बोल रहे हैं, मतलब पॉलन ग्रेन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस मूव करने की वजह क्या है। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे हैं तो हम जानते हैं वाटर के पार्टिकल्स मूव पास्ट ईच अदर विद हाई स्पीड। पार्टिकल ऑफ वाटर मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास पॉलन मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन जब परफॉर्म किया था तो उन्होंने भी पॉलन ग्रेन्स को देखा था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, and he saw that pollen grains were moving in random directions in a straight line. तो वो क्यों मूव कर रहे थे, क्योंकि एयर के पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में इन अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल पॉलन ग्रेन से टकरा रहे थे और वो भी वैसा ही मोशन परफॉर्म कर रहे थे। तो यही काम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल करवा रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव्ड by the microscopic pollen grain, no. Water molecules are moved by the pollen grain, no. Microscopic pollen grains are moved by water molecules, yes. And pollen molecules are moved by water molecules, no. माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे pollen grains होते हैं, that is why माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हो रहा है। Now, which statement about the evaporation is correct? तो बात हो रही है during evaporation causes the remaining liquid to cool, सही बात है। During evaporation, most energetic particles escape from the surface of the liquid, सही बात है। Evaporation only happens at this, नहीं, किसी भी टेम्परेचर पे होती है evaporation। तो पहला और दूसरा ही सही है। जल्दी से पूछें बेटा जवाब। 11 till 15। नो क्वेश्चंस? जी बेटा, मैंने ब्राउनियन मोशन में पढ़ा है।
बेटा मैंने यहाँ पे क्या बताया है, मैक्सिमम पावर के लिए मिनिमम टाइम होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई चूज मिनिमम टाइम। 20 इज नॉट मिनिमम इन द एमसीक्यूज, इसलिए। चले आगे बढ़ते हैं। सम हॉट वाटर इज सील्ड इनसाइड द मेटल कैन। The can is in the vacuum in outer space. Hot water slowly cools down. How does thermal energy escape into the space? भाई स्पेस में ना कोई मीडियम है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन तो नहीं हो सकती। इसका मतलब रेडिएशन हो रही है। और रेडिएशन कैसे हो रही है बेटा? रेडिएशन हमारे पास हो रही है इस तरह। मतलब जो गर्म पानी हमारे पास कैन में है, पहले उस पानी ने कैन जो पानी से कांटेक्ट बना रहा है उसको बाय कंडक्शन हीट अप किया, और फिर कंडक्शन के थ्रू जब हमारा मेटल का कैन हीट अप हो गया, अब हॉट मेटल कैन हीट एनर्जी लॉस कर रहा है इनटू द स्पेस बाय रेडिएशन। सही है। कन्वेक्शन नहीं होती, कन्वेक्शन नहीं होती, एवोपरेशन कैसे होगी? मतलब अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं और वो पहले कैन को हीट अप करेंगे। कैन सॉलिड है, सॉलिड में एवोपरेशन नहीं होती। सही है बेटा। तो इस तरह। तो फिर दोबारा सुनना है कैसे हुआ है। ये कैन है हमारे पास, सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स ने कैन को कंडक्शन के थ्रू हीट अप किया, ठीक है। उसके बाद हमारे कैन ने हीट एनर्जी स्पेस में जाया की रेडिएशन के थ्रू। The diagram shows the displacement graph of displacement against time for 4 waves. All the graphs are drawn to the same scale. Which wave has the largest amplitude and highest frequency? पहले एम्पलीट्यूड की बात करो बेटा। दो बॉक्सेस में आ रहा है एम्पलीट्यूड, दो बॉक्सेस में आ रहा है एम्पलीट्यूड, यानी सी और डी में से तो कोई आंसर नहीं है। लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। बेटा नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वेव ए में ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ए की ज्यादा होगी। तो ए का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है, ए की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, दैट इज व्हाई ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके। The diagram shows the ray of light entering the glass block. Which calculation gives the refractive index? बेटा सबसे पहले तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 30 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना, तो 90 में से 50 निकाला, बचा 40 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सही है, तो एन क्या होगा, साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। एंगल आई 40 डिग्रीज है, एंगल आर 25 डिग्रीज है। तो बेटा आंसर हमारे पास 1.52 आ रहा है। अच्छा आंसर निकालना ही नहीं, साइन 40 और साइन 25, ये आंसर। अब आपसे कह रहे हैं बेटा, an object O is placed at point P near the thin converging lens. The diagram shows three rays from top of the object O passing through the lens. Each point F is one focal length from the center of the lens. ठीक है। Each 2F is two focal lengths from the center of the lens. बेटा ये क्या बोल रहा है, ये फोकल लेंथ है और ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। यहाँ पे भी ये फोकल लेंथ है, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। दैट्स व्हाट वी नो ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट मूव्ड टू पॉइंट Q ऑन द डायग्राम। ऑब्जेक्ट को पॉइंट Q पे लेकर आया गया, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लेकर आया गया पॉइंट Q पे। Which type of image is produced when the object O is at point Q? Okay, बेटा चलो देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट Q पर आएगा इस तरह, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और जब मेरा ऑब्जेक्ट आएगा पॉइंट Q पे, मैं आपको अप्लाई करते दिखाता हूँ वो रूल जो हमने सीखे थे। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट्स फोकल पॉइंट, ठीक है, एंड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर passes undeflected.
ठीक है, तो अब देखें हमारे पास इमेज बन रही है यहाँ पर। तो इमेज हमारे पास इन्वर्टेड है, रियल है एंड मैग्नीफाइड है। तो बस अब ये प्रॉपर्टीज देख लें आप। इन्वर्टेड है, यस। अपराइट नहीं है, लार्ज है, यस। बी आंसर है। ठीक है बेटा, तो हमने ऑब्जेक्ट को क्यू पे रख कर देख लिया और अपनी इमेज बनाकर उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया। विच डायग्राम शोज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म? बेटा, लाइट प्रिज्म में एंटर होने के बाद ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो रही। सही है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है। रेड ऊपर है, वॉलेट नीचे है, सही है। यहाँ पर भी सही मामला चल रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे गलती हो गई। ये लाइट को और नीचे जाना चाहिए था। क्यों बेटा, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल बनाया, रे ऑफ लाइट को यूं जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जब वो ग्लास से एयर में जा रही है वो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये तो नॉर्मल के करीब आ गई, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। और यहाँ पे रे ऑफ लाइट सीधी क्यों निकल गई, ये वाला पार्ट गलत हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास बी करेक्ट आंसर बन रहा है। जी बेटा, जल्दी से क्वेश्चंस। 19 में बेटा मैंने डायग्राम बनाकर रहा दी। उसने बोला है ऑब्जेक्ट ओ को क्यू पे रखा है, तो मैंने क्यू पे ऑब्जेक्ट रख के रूल्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस लगा दिए। तो जब रूल्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस लगा दिए, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट्स फोकल पॉइंट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर passes अनडिफ्लेक्टेड, मेरे सामने इमेज आ गई। और इमेज की प्रॉपर्टीज मैंने देख ली भाई। उल्टी इमेज है, हर उल्टी इमेज रियल इमेज होती है, और बड़ी इमेज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में तो मैग्नीफाइड इमेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये दो प्रॉपर्टीज मेरे पास करेक्ट साबित हो रही हैं। बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब लाइट ग्लास में एंटर होती है तो लाइट, वाइट लाइट अपने फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होती है। सही है, अपराइट मतलब सीधी होती है, आधी, जैसा ऑब्जेक्ट है सीधा। तो यहाँ पर ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द होल सिलेबस एंड वी आर जस्ट applying whatever we had in our syllabus on MCQs। तो ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है सिलेबस में। ठीक है, जैसे ही ग्लास में लाइट एंटर हो रही है तो डिस्पर्स हो रही है, और बाहर निकल रही है तो डिस्पर्स लाइट ही रिफ्रैक्ट हो रही है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बताई हुई है हमें। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विजिबल लाइट हैज? अच्छा जी, बेटा विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछ रहा है। अब v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, एफ इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। सही है, हर लाइट की या हर मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ आ जाएगा 4 exponent -7। तो 3 exponent 8 डिवाइड बाई 4 exponent -7, आंसर आ रहा है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। हाफ इक्वल्स टू वी ओ लैम्डा, अगेन स्पीड ऑफ लाइट 3 exponent 8 है, और यहाँ पे वेवलेंथ है ये। 3 exponent 8 को डिवाइड करेंगे जब आप 7 exponent -7 से, तो आंसर आएगा 4.28 exponent 14। तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज मिल गई। 4.28 तकरीबन 4.3 हो गया exponent 14, 7.5 exponent 14। तो दैट इज आवर डी इज आर करेक्ट आंसर 21 का। ठीक है, तो हमने v गोस टू एफ लैम्डा दोनों अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द वेवलेंथ पे अप्लाई कर दिया। Student X fired the starting pistol which produces smoke and sound. Student Y is standing 100 meters away and sees smoke the instant it is produced. Okay.
Speed of sound in air is this. What is the time delay between the student Y seeing the smoke and hearing the sound? Okay. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्टूडेंट एक्स ये रहा जो फायर कर रहा है पिस्टल एंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, सही है। स्टूडेंट वाई जो है वो 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है स्टूडेंट वाई को कितनी देर में आवाज सुनाई देगी। स्मोक तो फौरन दिखाई देगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है, 33 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड लाइट कवर करती है, तो स्मोक तो इंस्टेंटली दिख जाएगा। लेकिन आवाज स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड होती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड पता है हमें, 0.29, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 22 का आंसर आ गया। 23, an unmagnetized piece of soft iron is placed close to strong permanent magnet. What is induced? What is the induced polarity at end x? बेटा नॉर्थ के सामने क्या बनता है हमेशा, साउथ, सॉफ्ट आयरन में, ठीक है। तो पोलैरिटी एट एंड एक्स क्या होगी, साउथ। और नॉर्थ साउथ के दरमियान क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंड इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन सॉफ्ट आयरन? इधर एक्ट करेगी बेटा अट्रैक्शन की फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सी आंसर है। Plastic rod is rubbed with a cloth. The rod and cloth both become charged as electron move between them. The rod becomes negatively charged. Rod negative charge होगी, तो क्लॉथ क्या हुआ होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, सही है। तो क्लॉथ को नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन रॉड पे जंप किए हुए होंगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड, ये सही है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की फ्रॉम द रॉड टू द क्लॉथ, नो। हमारे पास रॉड तो नेगेटिवली चार्ज है, सही है। तो बी आंसर होगा हमारा। अ वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है बेटा, ये दो फैक्टर्स है, सही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर is directly proportional to the cross-sectional area, no, and inversely proportional to the diameter. Inversely proportional to the diameter नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ डायमीटर होगा, वो देखते हैं। लेकिन ये पहला वाला पार्ट गलत हो गया तो उसको छोड़ दो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस। तो जवाब तो मिल गया हमारा। Resistance of the wire is directly proportional to length, yes, and inversely proportional to diameter, no. ठीक है, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायमीटर के नहीं होगा, क्योंकि वायर की शेप होती है ऐसी, ठीक है। ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। और अगर आप आर को ब्रेक डाउन करते हो डायमीटर में तो ये हो जाएगा, यानी हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। देखो डी स्क्वायर आ रहा है एरिया की जगह, ठीक है। दैट इज वाई जब डायमीटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये गलत है। 26, a diagram shows the current voltage graph for the metal wire. What can be deduced from the graph? बेटा as voltage increases temperature of the wire increases, no। Ohm's law का ग्राफ है, फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर डिक्रीजेज, नो। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, नो। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रिमेन कांस्टेंट, यस, ठीक है बेटा। तो ये हमारा 26 का डी आंसर हो गया। 38 एमसीक्यू पे आपके क्वेश्चन एंटरटेन होंगे।
A battery is connected to a circuit and it is switched on for a minute. During that time, there is a current of 0.4 ampere. The battery supplies a total 48 joules of energy, which rho gives the charge that passes an EMF of the battery. अच्छा जी, तो पहले तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा। सही है, चार्ज निकालो, करंट है 0.4 एंड टाइम है हमारे पास 1 मिनट। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो मिनट को कन्वर्ट करो सेकंड में। 24 आ रहा है। सही है, एंड फिर आपसे पूछ रहा है क्या, ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो डू नो वर्क डन, या वी नो वर्क डन 48 जूल एनर्जी है और चार्ज 24 कूलम है, तो आंसर आएगा 2। दैट इज हाउ वी हैव सी एज द करेक्ट आंसर। The circuit diagram shows two identical lamps connected in parallel to the cell. The three ammeters X, Y, Z are also connected in the circuit. X, Y, Z. ठीक है, which statement about the current in X is correct? बेटा अब देखो, यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, इसका कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं X की बात करूँ, X में टोटल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगर तीनों आइडेंटिकल लैंप हैं जिसमें से X में टोटल करंट फ्लो हो रहा है, तो X की ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। Which statement about the current in X is correct? तो X में क्या है, टोटल करंट है, तो मैक्सिमम करंट होगा। इट इज इक्वल टू Y, नो। मैक्सिमम करंट होगा, इट्स लेस, नो। इट्स इक्वल टू द सम ऑफ करंट ऑफ Y एंड Z, यस। बेटा अगर यहाँ से करंट आ रहा है I, यहाँ करंट जा रहा है I1, यहाँ करंट जा रहा है I2, तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। ठीक है, it's equal to the sum of current of Y and Z. That is correct. Then it is equal to the difference between the current Y and Z, no. तो C हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Student connects the circuit diagram as shown. Which switches must be closed for the bell to ring without lighting the lamp? Okay, हमें लैंप नहीं चलाना है, बेल को रिंग करना है। सही है, देखो हमें सर्किट फिर ऐसा कंप्लीट करना है, और ऐसा सर्किट कंप्लीट करने के लिए बेटा क्या होगा, एक ये स्विच कंप्लीट होगा, एक ये स्विच कंप्लीट होगा, क्लोज होगा। ठीक है, कौन से स्विच क्लोज होने चाहिए बेटा, 1 and 3 ओनली। Diagram shows AC generator. Okay, the graph shows the potential difference between point X and Y plotted against time. A positive value of PD indicates X is more positive than Y. Okay, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है X पॉजिटिव है Y के मुकाबले में। Which diagram shows the position of coil at point P on the graph? कौन सी डायग्राम हमें दिखाएगी पोजीशन ऑफ द कॉइल पॉइंट P पे, मतलब कॉइल की पोजीशन पॉइंट P पे क्या होनी चाहिए हमारे पास। बेटा हमारे पास क्या बोला गया है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ PD इंडिकेट। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे X ज्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे Y ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी बेटा। देखो एक बात तो क्लियर है, मैंने आपको यहाँ पे आपके लेक्चर में भी बताया था, जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना एसी जनरेटर में, तो हमारा कॉइल हॉरिजॉन्टल होता है, वेयर इज जनरेटर शुरू में होगा। ये रहा, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है कॉइल, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है कॉइल, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो एक बात तो क्लियर है, हमारे पास पी पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हमारा कॉइल हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है,
तो इट कुड बी दिस और दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें, both are same diagrams, seems like same diagrams. Okay, 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 okay. Which diagram shows position of the coil at point P on the graph? Seems like identical, both diagrams. अगर मैं इसको पहली डायग्राम कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टाइमलाइन बनाई है, फर्स्ट, देन सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो थर्ड डायग्राम में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आई गेस हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो सी आनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन, ये इसने जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई हैं, यहाँ से यहाँ तक यही चार डायग्राम्स को फॉलो किया हुआ है, सही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसकी सी आंसर होगा। ओपनिंग द चैट बॉक्स फ्रॉम 21 till 30 MCQs, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और सर आप वही वाला सवाल दिखाएंगे, एक मिनट। एमसीक्यू। सर कौन इसमें सा? ऊपर वाली डायग्राम अगर हम देखें, उसके हमें स्लिप रिंग्स की पोजीशन बताई हुई है, जो कि सी के सिमिलर है। वो जो वो एक एल बना हुआ है ना, एल शेप। हम्म। तो वो ए नहीं होना चाहिए आंसर? The diagram showed potential difference between x and y plotted against time। ना बेटा, ये रेफरेंस डायग्राम है, कहीं पे ऐसा नहीं बोला है कि फिगर ऊपर जो गिवन है उसमें हमारे पास पोजीशन x की पॉजिटिव है। ये रेफरेंस डायग्राम है। तुम यहाँ से ज्यूम नहीं कर सकते? नहीं, वरना वो बोलता फ्रॉम द डायग्राम, सही है। चलो ठीक, ओके। ओके, सवाल आया हुआ है, सर वी वोंट यूज d इक्वल्स टू 200 इन 22, 200 इन 22। नहीं बेटा, एको थोड़ी हो रही है आदि, डायरेक्ट साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। डायरेक्ट साउंड एक्स से वाई पे ट्रैवल कर रही है, एको तो टकरा के वापस आने पे होता है, सही है। 23 में डायरेक्शन वाली बात समझ नहीं आई बेटा। डायरेक्शन भाई, जब यहाँ नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है, आयदा अट्रैक्शन होगी ना। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये इधर की तरफ फोर्स अप्लाई होगी, मतलब ये जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स होगी। 25 में स्क्वायर वाला पॉइंट समझा दें। सामने है तुम्हारे, सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है बेटा। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एंड पाई आर स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 बनेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और मजीद, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, सही है। सर कांट इट बी ए फॉर क्वेश्चन 30? अगर आप एडम, जैसा भी अली ने पूछा, अगर आप डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, तो डायग्राम कहीं नहीं लिखा हुआ कि डायग्राम हमारे पास जो है वो मैक्सिमम दे रही है, डायग्राम दिखा रही है। तो मैंने आपको सीक्वेंस के मुताबिक बताया है, जैसी सीक्वेंस मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में फॉलो करवाई थी, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस। तो पहली डायग्राम हमें ये गिवन है, देन ये, देन ये, देन ये। तो इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। So can you explain why 4 in question 29? Question 29 में 4, 4 in 29? Why not 4 in 29? भाई 4 का काम ही नहीं है अनस। मैंने आपको दिखाया ना, उसने बोला है ये ना चले ये चले। तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस सर्किट जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो उसके लिए जो जो स्विच क्लोज होने चाहिए वो हमने कर दिए, ठीक है। लास्ट वाला एमसीक्यू में आंसर डी क्यों नहीं है? कौन सा लास्ट वाला एमसीक्यू? आंसर डी इसलिए नहीं है, ये तो बात मैंने पहले ही क्लियर की है ना बेटा। मैक्सिमम ईएमएफ मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मिलती है,
अब ये वाली पोजीशन पे मुझे इस पोजीशन पे आना होगा, एंड ये वाली पोजीशन में मुझे इस पोजीशन पे आना होगा। ये वाली पोजीशन ये होगी, एंड ये वाली पोजीशन ये होगी। सही है, दैट इज हाउ। If we get a question where both diagrams look similar, how will it be done? देखो ऊपर अगर उसने मुझे डायग्राम, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, ऊपर उसने मुझे कहीं नहीं बोला डायग्राम से मुझे रेफरेंस लेना है, तो मैंने अपनी सीक्वेंस फॉलो की जो कि मैंने आपको थ्योरी में समझाई है। सर एमसीक्यू 27 में टाइम सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया? टेबल में मिनट्स आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा टेबल में 27 में? बेटा ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट में गिवन है ना। तो आप चार्ज पैसेज इन 1 मिनट पर कुलम, तो चार्ज का यूनिट क्या है? मिनट है। चार्ज का यूनिट कुलम है, तो लुक एट द यूनिट ऑफ चार्ज, ही इज आस्किंग अबाउट चार्ज जो कि कुलम में है, ऐसा यूनिट में। क्वेश्चन 30, लुक एट द कम्यूटेटर इन वन करंट इज गोइंग आउट इन वन। क्या मतलब? कम्यूटेटर तो पहली बात क्वेश्चन 30 में है नहीं, क्लिप रिंग है। एंड अगेन तुम लोग वही गलती कर रहे हो बेटा, जो मैं समझा रहा हूं उसे क्लियरली पहले सुनो तो। उसने डायग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ एसी जनरेटर का रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए दी है कि एसी जनरेटर की डायग्राम ऐसी दिखती है। डू नॉट मिक्स अप द आंसर्स विद द डायग्राम। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपकी डायग्राम, पहली डायग्राम जो आपको दी हुई है उससे आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये वाला आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस पढ़ाई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला सिनेरियो होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, ये वाला सिनेरियो होगा तो जीरो पे आएगा, ये वाला सिनेरियो वापस आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी होगी। तो आई एम फॉलोइंग द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 31, an electron moves in a uniform magnetic field. Arrow shows the initial direction of motion of electron. ठीक है, the direction of the magnetic field is into the plane. In which direction does the force act on electron and when it enters the magnetic field? मुझे आपको कैमरा ओपन करके अपने हाथ की मूवमेंट दिखानी होगी, क्योंकि फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। तो बेटा ये देखो, दिस इज फ्लैमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फील्ड इन, चार्ज जा रहा है इधर, देखो फील्ड इन आ रही है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, चार्ज जा रहा है इधर इस तरफ। ठीक है, और फोर्स किधर लग रही है? नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो मूव करते हुए इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई किया, और हमें पता चला चार्ज किधर जा रहा है? टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, व्हाट अप स्टेटमेंट इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मर इज करेक्ट? ट्रांसफॉर्मर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही है? देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द आयरन कोर फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल। बेटा आयरन कोर ऑल्टरनेटिंग करंट कैरी नहीं करता। हमारे पास जो वायर होते हैं ट्रांसफॉर्मर में वो इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, तो करंट सिर्फ हमारे पास कॉइल्स में फ्लो होता है। आयरन का जो फ्रेम है वो मैग्नेटिक फील्ड को एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक लेके जाता है, तो ए रॉन्ग है। सही है, there's an alternating current in the iron core, no. Alternating current in the primary coil induces a direct current in the secondary coil, no. प्राइमरी में भी ऑल्टरनेटिंग होता है, सेकेंडरी में भी ऑल्टरनेटिंग होता है। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल causes alternating voltage across the secondary coil, yes, दोनों में ऑल्टरनेटिंग होगा। हाउ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स? पॉजिटिव आयन कब फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। सही है,
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा हमारे पास, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और नेगेटिव आयन कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एड इन इलेक्ट्रॉन इन दैट वे, the answer. Next, nucleus of element X is represented at 56 2656. What is an isotope of an element? देख लो भाई, जिसके प्रोटॉन नंबर सेम है, 26 प्रोटॉन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी के हैं। ठीक है, प्रोटॉन नंबर सेम होने चाहिए। Radioactive source is placed near the detector connected to the counter. ठीक है, 210 counts are recorded in 3 minutes. Background count rate is 20 counts per minute. ठीक है, what is the corrected count for the radioactive source? तो corrected count for the radioactive source हमारे पास क्या होगी, बैकग्राउंड काउंट हमें बता रहे हैं 20 काउंट्स पर मिनट है, सही है। और रेडियोएक्टिव सोर्स डिटेक्टर के करीब प्लेस है, 210 काउंट रिकॉर्ड हो रही है 3 मिनट में। बैकग्राउंड काउंट रेट 20 काउंट्स पर मिनट है, सही है। व्हाट इज द करेक्टेड count rate of the radioactive isotope? ओके, सोर्स यहाँ रखी हुई है, डिटेक्टर ये रखा हुआ, ठीक है। काउंट आ रही है हमारे पास दोनों की, और काउंट पता चल रही है 210 3 मिनट में। बैकग्राउंड काउंट हमें बता रहा है 20 काउंट्स पर मिनट है। ओके, व्हाट इज द करेक्टेड काउंट रेट? बेटा एक काउंट 20 काउंट्स पर मिनट, तो अगर बैकग्राउंड काउंट हमारे पास 1 मिनट में 20 काउंट है, तो 3 मिनट में 60 हो जाएंगी। ठीक है, करेक्टेड काउंट रेट पूछ रहा है, करेक्टेड काउंट रेट से क्या मतलब है यहाँ पे? रियली मतलब बैकग्राउंड काउंट माइनस करेंगे, बट ऐसा कोई जवाब है नहीं। सर अगर लाइक 3 मिनट्स में 210 काउंट्स हैं तो 1 मिनट्स में 70 हो जाएगी, फिर 70 में से अगर हम 20 माइनस कर लें तो। हाँ, लेकिन वही ना, 150 आ रहा है, लेकिन 150 हमारा ऑप्शन नहीं, नहीं। 15 आएगा आंसर ए। आओ वापस बताओ। सर 210 काउंट्स आ रहे हैं 3 मिनट्स में, तो रेशो लगा लें हम, 1 मिनट में वन 70 मिनट काउंट्स हो में जाएंगे। आएगा, 1 मिनट रुको। पहले तो एक काम करो, 60 काउंट्स माइनस करो। सही है मैम, मैं समझ गया हूँ बेटा। 210 आ रहे हैं 3 मिनट में, सही है। तो 1 मिनट में बैकग्राउंड काउंट है हमारे पास 20, तो 3 मिनट में बैकग्राउंड काउंट कितनी होगी, 60। ठीक है, ये बैकग्राउंड काउंट की बात हो रही है, सही है। पहले तो एक काम करो, इसको -60 करो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 150। ठीक है, काउंट पर मिनट। अब इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड काउंट नहीं है, और ये काउंट कितने की है, 3 मिनट की है। अगर मैं 1 मिनट की काउंट बोलूं तो क्या होगी बेटा, 3 मिनट की काउंट अगर 150 है, काउंट पर मिनट, और 3 मिनट्स है, तो 1 मिनट की क्या होगी काउंट पर मिनट, 50। थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था, हो गया। फिर दोबारा सुने, आपकी इससे रिलेटेड सवाल आए इससे पहले मैं आपको एक और मर्तबा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, हमसे बोला गया है कि 210 काउंट्स है 3 मिनट में, और 1 मिनट की बैकग्राउंड काउंट है हमारे पास 20 काउंट्स पर मिनट। तो 3 मिनट की बैकग्राउंड काउंट क्या हो जाएगी, 60 काउंट्स पर मिनट, सही है। सबसे पहले मैंने 210 में से 60 माइनस कर दिया, इससे मेरे पास काउंट आई 150, जिसमें बैकग्राउंड काउंट ऐड नहीं है, लेकिन ये 150 काउंट 3 मिनट की है। काउंट पर मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में क्या काउंट आ रही है, सही है। और 1 मिनट में क्या काउंट आ रही है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, सिंपल,
डिवाइड बाय 3 करना होगा, यानी 150 काउंट्स पर मिनट। अगर 3 मिनट की हैं तो 1 मिनट की 50 काउंट्स पर मिनट। Background count rate is measured by the radiation counter is 40 counts per minute. If the counter close the radioactive source, the counter reading is 960 counts per minute. Half life है 20 minutes. What is the counter reading after 1 hour later? बेटा अगर हाफ लाइफ 20 मिनट की है तो 1 घंटे में कितनी हाफ लाइफ आएंगी? 3 हाफ लाइफ आएंगी। सही है। और बैकग्राउंड काउंट भी आपको बता दिया 40 काउंट्स पर मिनट। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, 960 में से 40 माइनस कर दो तो 920 आ जाएगा। ये हमने बैकग्राउंड काउंट को हटा दिया। सही है। अब 920 से 460 हुए पहली हाफ लाइफ के बाद, 460 से 230 हुई दूसरी हाफ लाइफ के बाद, 230 से 115 हुए तीसरी हाफ लाइफ के बाद। ठीक है। अब हमने बैकग्राउंड काउंट को माइनस क्यों किया था? ताकि बैकग्राउंड काउंट इस डिवीजन के प्रोसेस में एकोमोडेट ना हो। वंस अगेन व्हाट वील डू, हम लोग यहाँ पर अब वापस बैकग्राउंड काउंट ऐड करेंगे। तो 115 में 40 बैकग्राउंड काउंट आएगी तो 155 हो जाएगा। दैट इज आवर सी आर करेक्ट आंसर। ठीक है। Which planet in our solar system is nearest to sun and what is the nature of the planet? बेटा nearest है मरकरी और inner planet है तो रॉकी होगा। Space station orbits the Earth at a distance of 7,000 kilometers from the Earth's center. It makes 15 orbits in 24-hour period. What is the speed of the space station in its orbit? Orbital speed की बात हो रही है। तो v equals to 2 pi r upon capital T। ठीक है। तो 2 पाई, बेटा ये बताया हुआ आर, क्या बताया हुआ बेटा? अर्थ के सेंटर से, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और स्पेसक्राफ्ट ये है, तो हमें ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना ये आर है, क्योंकि 7,000 दिया हुआ है। सही है। अपॉन टी, बेटा 24 घंटे में 15 ऑर्बिट कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर 24 घंटे में 15 ऑर्बिट कंप्लीट हो रहे हैं तो एक ऑर्बिट कितने घंटे में कंप्लीट होगा? 1.6 आर का एक ऑर्बिट है। ठीक है। आर्स को कन्वर्ट करेंगे, बल्कि आर्स में ही रखेंगे, आंसर आपसे आर्स में ही मांगा गया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाय 7,000 डिवाइड बाय 1.6। बेटा ये आ रहा है हमारे पास 27492.5 किलोमीटर पर आवर। सबसे करीब डी आंसर है। ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चंस। विच न्यूक्लियर रिएक्शन पावर्स द स्टेबल स्टार? फ्यूजन। स्टेबल स्टार की बात हो रही है, फ्यूजन। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है स्टेबल स्टार में। Which stages in the life cycle of a star are listed in order that they occur? Okay. इंटरस्टेलर ऑफ क्लाउड देन जस्ट स्टेबल स्टार बनाते हैं, देन प्रोटोस्टार तो पहला स्टेप है। प्रोटोस्टार से स्टेबल स्टार बनता है, देन रेड जाइंट आता है। रेड जाइंट के बाद व्हाइट डॉर्फ। सही है, लेकिन प्रोटोस्टार नहीं। स्टेबल स्टार से रेड जाइंट देन व्हाइट डॉर्फ। यस, ये लो मास स्टार्स की बात हो रही है। लास्ट 10 MCQs, क्विकली आस्क योर क्वेश्चंस। बेटा 32 में ट्रांसफार्मर की सिंपल डेफिनेशन की बात हो रही है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है?
ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है, मतलब उसका इनपुट भी ऑल्टरनेटिंग होता है, आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग होता है। सही है। और आयरन कोर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाती है, करंट नहीं पहुंचाती। मतलब आयरन कोर में करंट फ्लो नहीं होता। तो ए और बी आयरन कोर में करंट फ्लो करवा रहे हैं और बी में सेकेंडरी पे डायरेक्ट करंट जनरेट हो रहा है, तो इसलिए तीनों गलत है। सर एक क्वेश्चन में हमने बैकग्राउंड काउंट ऐड करी एंड उसके ऊपर वाले में नहीं करी क्या? बेटा उसने टोटल काउंट मांगी है ना, यहाँ पे टोटल काउंट थोड़ी मांगी है उसने। उसने करेक्टेड काउंट बोला है, तो पढ़ें तो आप। करेक्टेड काउंट का मतलब क्या है? बैकग्राउंड काउंट निकाल के बताओ। और नीचे उसने सिंपल बोला है काउंट रेट बताओ। दैट इज वाई क्वेश्चन 38 बाई 24 इज बीइंग डिवाइडेड। 20 भाई 15 ऑर्बिट्स है ना, यहाँ पे टाइम आप जो रखते हो एक सिंगल ऑर्बिट को कंप्लीट होने का टाइम रखते हो। वो बोलता है 24 घंटे में 15 ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है, तो एक ऑर्बिट कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए हमने डिवाइड किया। सही है। तो दिस इज हाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट पेपर। चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर हमारे पास इसी एयर का वेरिएंट 2 है, तो पेपर 2 वेरिएंट 2। सही है। तो मई जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 2 IGCSE। चलो वेरिएंट 2 ये ना, हाँ मई जून 2023 वेरिएंट 2 IGCSE। Three forces 3 Newton and 4 Newton are acting at right angles. What is the resultant force? बेटा देखो, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ टिप टू टेल रूल, तो एक वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होगा। रिजल्टेंट क्या होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम रिजल्टेंट के लिए। √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √25 आंसर आएगा 5 न्यूटन। ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? अलोंग OY। ठीक है। एंड दैट इज हाउ 1C is our correct answer. Next, light ball is held at rest at the top of the tall cliff. It is released and falls through air, eventually reaches terminal velocity, which will describe the behavior of the ball as it descends. तो बेटा the initial acceleration of the ball किसके बराबर होगी? Acceleration of free fall के। But when it has reached terminal velocity, तो terminal velocity uniform velocity है, और uniform velocity पे acceleration क्या होती है? 0। तो G का मतलब क्या है? Acceleration of free fall, which is for Earth 9.8 meter per second square. The graph shows the motion of a car. How far the car has traveled between 0 to 5 seconds. It again speed time graph given है, distance निकालना है, area under the graph. ठीक है। तो we have identified the shape of the graph. It's triangle. half base length 5 है और height कितनी है 10। तो आंसर आएगा 25 I guess. Yes. Which statement about the mass and weight is not correct? Mass and weight का statement कौन सा correct नहीं है? Okay. Masses can be compared using balance, सही है। Mass is force, no. Weight is force. Weight can be compared using balance, सही है। Spring balance and weight is a force, सही है। A sphere P is made up of steel, has weight 10 Newton. And a sphere Q, also made up of steel, has weight 10 Newton on Mars. The gravitational field strength on Earth is greater than the gravitational field strength on Mars. Which statement is correct? अच्छा भाई क्या बोल रहे हैं?
एक स्फेयर है जो कि स्टील का बना हुआ है और उसका वेट 10 न्यूटन है अर्थ पे। सही है। एक और स्फेयर है जिसका जो स्टील का ही बना हुआ है और उसका वेट 10 न्यूटन है मार्स पे। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ पे ज्यादा है, मार्स पे कम है। बट दोनों प्लैनेट्स पे दोनों के मैसेस बराबर होंगे, तो मैस ऑन अर्थ बराबर होगा मैस ऑन मार्स। ठीक है। W इक्वल टू एम जी होता है, M इक्वल टू W और G होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑन अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑन मार्स अपॉन ग्रेविटी ऑन मार्स। ठीक है। और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मास ऑफ स्फीयर P सेम एज मास ऑफ स्फीयर Q। अच्छा यहाँ पे एक मिनट रुके, ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए ना, आई एम सॉरी ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए तो हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे। भाई देखें, अगर हमारे पास ग्रेविटी ऑन मार्स कम है, तो देखें मैं मार्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एम इक्वल टू W अपॉन जी। मार्स पे ग्रेविटी कम है तो मास मार्स पे ज्यादा होगा। अगर हमें वेट सेम मिल रहा है तो सेम वेट पर 10-10 न्यूटन के वेट पे मार्स की ग्रेविटी कम है, तो आपको बिगर मास लेके जाना होगा, तो जाके आपके 10 न्यूटन मिलेगा। तो पहला तो गलत हो गया। पहला बोल रहा है स्फेयर पी जो अर्थ पे है और स्फेयर क्यू जो मार्स पे है, उन दोनों के मैसेज सेम। मास ऑफ स्फेयर पी इज लेस देन मास ऑफ स्फेयर क्यू। या देखो, स्फेयर क्यू हमारे पास मार्स पे है, तो स्फेयर क्यू का मास हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो स्फेयर पी हमारे पास अर्थ पे है, स्फेयर क्यू मार्स पर है, तो उसका हमारे पास मास ज्यादा आएगा। ऑन मार्स वेट ऑफ पी सेम एज वेट ऑफ क्यू, नहीं। एंड ऑन अर्थ वेट ऑफ क्यू इज लेस देन 10 न्यूटन, नहीं। अच्छा, फिर दोबारा सुनो इस सवाल को, आई गेस इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, फिर दोबारा इस सवाल को सुने आप। बेटा देखें हमने क्या बोला है, हमने बोला है 10 न्यूटन का वेट है स्फेयर पी का अर्थ पे, और एक और स्फेयर क्यू है वो मार्स पे 10 न्यूटन बता रहा है। अब मार्स पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है, देखना इस तरह, अगर मार्स पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो सेम वेट के लिए मास ज्यादा होना चाहिए, यानी स्फेयर क्यू का मास ज्यादा है। ठीक है। अब इसी चीज को हमने ऑप्शन में ढूंढा। ठीक है। और ऑप्शन में ढूंढा तो हमें बी ऑप्शन करेक्ट पता चला कि मास स्फेयर पी का कम है, स्फेयर क्यू का ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि अगर सेम वेट वो ऐसे प्लेनेट पे दे रहा है जहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो सेम वेट हासिल करने के लिए अगर ग्रेविटी कम है तो मास को ज्यादा होना चाहिए। दैट इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। Two quantities must be known to determine the density of the material, mass over volume. ठीक है बेटा। A truck is towing a car along a straight horizontal road at constant speed. The rope breaks. Rope break हो गई। सही है। Which row gives the direction of initial acceleration of the truck after the rope breaks and the reason for the acceleration? Okay. बेटा, it's like that. अगर मैं भाग रहा हूं और किसी ने मुझसे रस्सी बांध कर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो जैसी वो रस्सी टूटेगी, मैं भागने के लिए, मतलब मैं अपनी चलो एग्जांपल साइड में करता हूँ, ये ट्रक है ना, इसको भी कैरी कर रहा है, तो इट हैज टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स। सही है। लेकिन जैसे ही ये रस्सी टूटेगी, तो वो फोर्स जो इसको भी कैरी कर रही थी, अब वो यूटिलाइज नहीं होगी, यानी वो फोर्स भी इसको ही आगे बढ़ाने के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है। तो इन दैट वे हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे टुवर्ड्स राइट होगी। ठीक है। एंड
अब पहले जो हमारी फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड कार को भी चलवा रहा था, तो अब वो ही मैग्नीट्यूड हमारे पास ट्रक में ही यूटिलाइज हो रहा है। सही है, मतलब ट्रक का इंजन फोर्स लगा रहा था ट्रक को चलाने के लिए और पीछे जॉइंट कार को चलाने के लिए। अब कार डिसमेंटल हो गई है, तो अब वो फोर्स भी हमारे ट्रक को ही चलाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिव फोर्स ऑन ट्रक। अभी तो एक्सेलरेट कर रही है। सही है, अब ड्राइविंग फोर्स बढ़ गई पहले के मुकाबले में। यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट सेंटर। यूनिफॉर्म बीम का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होती है, पहले ही बताया। एंड टू आइडेंटिकल मैसेज एक्स एंड वाई आर प्लेस सो दैट द बीम बैलेंस हुआ हुआ है बेटा। ठीक है, mass smaller mass is then added and the position shown। यहाँ पे mass ऐड किया है बेटा, जरा देखो इसका मोमेंट कौन सा है, क्लॉकवाइज। इसका भी मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज। हाउ द mass कैन बी पोजिशन सो द बीम बैलेंसेस अगेन। mass को कैसे पोजिशन किया जाए कि बीम हमारे पास बैलेंस हो जाए। तो बेटा देखो, अभी पहले ये बैलेंस था, लेकिन जब हमने ये प्लेस किया तो देखो दो दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गए। ठीक है, अब इस दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से इफ वी मूव वाई अवे, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई का बढ़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास ज्यादा है तो क्लॉकवाइज मोमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। सही है, फिर ऑप्शंस पढ़ते हैं। मूव एक्स अवे फ्रॉम द पिवट, नहीं, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा। अगर मैं एक्स को दूर ले गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा। मूव एक्स टूवर्ड्स पिवट, दिस कैन बी पॉसिबल। अगर मैं एक्स को पिवट के करीब लेके गया तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा, तो वो इवेंचुअली क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा। मूव वाई टुवर्ड्स द पिवट, वाई को पिवट पे करूंगा तो बेटा क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा। मूव स्मॉल मास अवे फ्रॉम द पिवट, नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ेगा। तो बी आंसर। Resultant force of 2 Newton acts on mass m of 6 kg for 6 seconds. 3 kg for 6 seconds. What is the change in velocity? Okay. बेटा सिग्मा एफ क्या होता है, एम। एम ऐसे ही रहा, और ये को मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो बोला है चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। टाइम डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मैथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। तो फोर्स है 2, टाइम है 6, मैथ है 3, 4। एंड इस एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन आंसर पूछ लेंगे आप लोग। द डायग्राम शो द एनर्जी स्टोर्ड फॉर अ मोबाइल फोन एंड हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द स्टोर्स। सही है, क्या कह रहे हैं बेटा, व्हाट डिस्क्राइब्स द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। सही है, वो केमिकल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, विद इन द बैटरी चार्ज मूव कर रहा है। सही है, सो चार्ज के मोशन की वजह से एनर्जी कौन सी होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट मैकेनिकल, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉट साउंड, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी में, हीट में, देन काइनेटिक एनर्जी में, एंड सो ऑन। आगे वो एनर्जी कंटिन्यू होगी। तो बैटरी के फौरन बाद केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है ड्यू टू मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओपनिंग द चैट बॉक्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने टिप टू टेल रूल अप्लाई किया है। ठीक है, टिप टू टेल रूल में क्या होता है, एक वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन किया, रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम बोथ टेल्स टू बोथ टिप्स, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में,
जो ओ एक्स की डायरेक्शन, सॉरी ओ वाई की डायरेक्शन। क्वेश्चन 5 में हमारे पास जो फिर बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन 5 में हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट, चलो दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट बराबर है ना, W = W। एक अर्थ का है एक मार्स का है, सही है। तो वेट क्या होता है, mg। सही है। अब हमें पता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ ज्यादा है और ग्रेविटी ऑफ मार्स कम है, तो सेम आंसर निकालने के लिए इसका मास ज्यादा होगा इसका मास कम होगा, तब हमारी उल्टे हाथ और सीधा हाथ दोनों सेटिस्फाई होंगे। तो तुम्हारे सामने मार्स पे मास ज्यादा है, अर्थ पे मास कम है, तो ये आंसर तो निकाला, मास ऑफ स्फीयर पी, पी इज ऑन अर्थ एंड क्यू इज ऑन मार्स। क्वेश्चन 8। अच्छा एडम तुम्हारा भी ये सवाल हो गया, तुमने जो क्वेश्चन 5 का बोला है मैंने वापस समझा दिया। क्वेश्चन 8 बेटा, 8 में क्या बात हो रही है एदा, 8 में एक और मैथ जो ऐड किया है उसने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ा दिया। अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो ही काम है, या तो क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ा दें या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम कर दें, सही है। तो हमें इस पे फोकस करना है, मूव एक्स अवे फ्रॉम द पिवट। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम नहीं करेगा बढ़ाएगा, दैट इज रॉन्ग। मूव एक्स टुवर्ड्स द पिवट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम करेगा। तो मैंने क्या बोला, दो ही हमारे रिक्वायरमेंट है, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम कर दें या क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ा दें। तो ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम करवा रहा है। 1 में एक्स जी क्यू नहीं हुआ यार, एक बेसिक नॉलेज तो अपने माइंड में रखे ना, मतलब मैं यहाँ पे अभी आपको पूरा टॉपिक तो नहीं समझा रहा ना, तो टिप टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हो आप। अभी पिछले पेपर में भी देखा है, 4 पेपर पहले भी इससे पहले किए हैं, तो टिप टू टेल रूल में क्या है, वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। और अगर बिलफर्ज आप यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रॉम बोथ टेल्स टू बोथ टिप्स होता है रिजल्टेंट। तो एक टेल ये रही एक टेल ये रही, दोनों टिप्स ये रहे, तो हाउ कैन दिस बी द आंसर। बेटा मैथ दोनों का सेम नहीं है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके जा रहा है वो, एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लैनेट्स पे लेके जाएंगे तो मैथ सेम होगा। काइंडली सवाल को मैं 3 से 4 मर्तबा एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो समझो। आयदा आप क्या कह रहे हो, मेरा पेपर 30 मिनट में हो जाता है, पर इन 7 to 35 आते हैं मार्क्स। थोड़ा टाइम और लगा के क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से पढ़ के इसको बेहतर किया जा सकता है, एंड विद मोर प्रैक्टिस एज वेल। क्वेश्चन 7 बेटा, क्वेश्चन 7 में आपके पास ये हो रहा है अली अहमद कि वही बात है जो मैंने आपको समझाई, फिर उसे समझा रहा हूँ। ट्रक जब मूव कर रहा था, तो ट्रक खुद को मूव करने के लिए भी फोर्स लगा रहा था और कार को मूव करने के लिए भी फोर्स लगा रहा था, लेकिन जब रोप ब्रेक हो गई तो ट्रक जो भी फोर्स लगा रहा था वो सिर्फ ट्रक को मूव करने में इस्तेमाल हो गई। यानी वो फोर्स के दो पार्ट थे बेसिकली, एक फोर्स का पार्ट था हमारे पास जो ट्रक को मूव करवा रहा था, एक फोर्स का पार्ट था जो कार को मूव करवा रहा था। ठीक है, अब जब ये जैसी रोप टूटी, तो जो फोर्स का दूसरा पार्ट था उसने भी ट्रक को मूव करवाना शुरू कर दिया, तो ट्रक की एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट बढ़ी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा 7 आंसर आया। Wind turbine is 30% efficient and has an output of 2.5 megawatt of electrical power. What is the power input to the turbine? Power input to the turbine क्या है? Okay. आउटपुट पावर पता है, एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। पावर इनपुट क्या हो जाएगी, पावर आउटपुट ओवर एफिशिएंसी। पावर आउटपुट है 2.5 मेगावाट,
एंड एफिशिएंसी कितना है 30% यानी 0.3, 8.33 बी बन गया है। Two physical quantities must be used to calculate power developed by the running student up the flight of steps. टू फोर्सेस पावर निकालने के लिए टू ऑब्जेक्ट क्वांटिटीज चाहिए हम। सही है। आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड एंड वर्टिकल हाइट नो, आप इनटू एच से पावर तो नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई स्टेयरकेस पे जा रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड तो इधर है और हाइट तो इधर है। सही है, तो पावर तो नहीं आएगी इससे। फोर्स एक्सर्टेड एंड टाइम टेकन नो, वर्क डन एंड वर्टिकल हाइट नो, वर्क डन एंड टाइम यस, क्योंकि पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका ये है, आप अगर पावर के दोनों फॉर्मूला अपने सामने लिख लें और देख लें जो क्वांटिटीज दी हुई हैं क्या वो क्वांटिटीज पावर के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट इज हाउ यू कैन आल्सो फाइंड आउट कि आपके कौन सी क्वांटिटीज आपको रिक्वायर्ड होगी। सी वाटर की डेंसिटी दी हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस अर्थ पे दी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, एट विच डेप्थ इन सी द टोटल प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड वाटर इक्वल टू दिस, किस डेप्थ पे जाकर हमारे पास इतना प्रेशर होगा। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले तो देखो हमारे पास at which depth in the sea the total pressure due to atmosphere and water equal to this। ओके, टोटल प्रेशर की वैल्यू बता दी। टोटल प्रेशर में बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एडेड है। सही है, तो अगर मैं मुझे डेप्थ निकालनी है तो मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा रो जी एच। लेकिन इस रो जी एच में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ड्यू टू वाटर आता है। तो पहले तो आप एक काम करो, इस प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबट्रैक्ट करो। 513,000 माइनस 101,000, तो ये आ जाएगा 412,000 पास्कल। अब यहाँ पे पुट करो वो, क्योंकि इस फॉर्मूला में सिर्फ प्रेशर अमंग लिक्विड्स ही रखा जाता है। डेंसिटी कितनी है 1030 एंड ग्रेविटी 9.8, 412,000 डिवाइडेड बाय 1030 मल्टीप्लाई 9.8, बेटा 40.8 हमारे पास आंसर आ रहा है विच इज 8। ठीक है, तो फिर दोबारा बता रहा हूँ बेटा, हमने ऐसा क्यों किया, ये टोटल प्रेशर है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड हो रहा है। और ये फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं डेप्थ को निकालने के लिए सिर्फ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है। तो सबसे पहले टोटल प्रेशर में से मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करके लिक्विड का प्रेशर निकाला, वो फिर यहाँ पे पुट करके डेप्थ निकाल ली। फोर स्टूडेंट डिस्क्राइब द फ्रेज एब्सोल्यूट जीरो ड्यूरिंग द लेसन ऑफ पार्टिकल मॉडल। बेटा एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। और वो लोएस्ट थियोरेटिकल टेम्परेचर है जिसपे पार्टिकल्स की स्पीड, पार्टिकल्स का मोशन सीज हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। यस, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पहले भी वाइब्रेट कर रहे थे वो तो। पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी वेट नो, पार्टिकल्स हैव द लीस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नो। तो ये थियोरेटिकली मिनिमम पॉसिबल अचीवेबल टेम्परेचर है थियोरेटिकली, लेकिन अभी तक इसे अचीव नहीं किया गया है। Four students are asked to state and explain the relative magnitude of thermal expansion of solid, liquid and gases। तो बेटा सबसे ज्यादा गैसेस एक्सपेंड होती हैं क्योंकि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बहुत, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, और सबसे कम सॉलिड्स एक्सपेंड होते हैं। सही है, तो gases expand more than solids because molecules in a gas are in random motion। Doesn't explain, gases expand more than solid, yes, because the attractive forces between molecules are weaker, yes।
तो बेटा एक्सपेंशन का ताल्लुक हमारे पास फोर्सेस की वजह से है, ठीक है। सॉलिड एक्सपेंड्स मोर, नो। सॉलिड एक्सपेंड्स मोर, नो। 4 cups ABCD contain hot coffee. Which cup keeps the coffee warm the longest? कौन सा कप सबसे ज्यादा देर तक कॉफी को वार्म रखेगा? ओके। कौन सा कप सबसे देर तक वार्म रखेगा कॉफी को? ब्लैक तो गुड एमिटर ऑफ हीट है, बहुत जल्दी हमारे पास कॉफी कॉफी कप को जो है वो ठंडा कर देगा। वाइट होगा। एंड कवर्ड इट विद द लिड ऑफ कोर्स, तो कॉफी देर तक गर्म रहेगी। डायग्राम शो द वेव। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? बेटा ये रहा एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ? ये रहा वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास 3 है और वेवलेंथ हमारे पास 8 है। ओके बेटा, optical fibers are used to transmit digital signals using infrared radiation. The average refractive index of the fiber is 1.5. Okay. Which law describes as digital signal and the speed of the infrared radiation in the optical fiber? बेटा यहाँ पे हमसे क्या बोल रहे हैं? डिजिटल सिग्नल कैसा होना चाहिए और इंफ्रारेड की स्पीड क्या होनी चाहिए? बेटा स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास जो है ना अभी फिलहाल मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, सही है। इससे ज्यादा स्पीड तो नहीं हो सकती, यानी इससे कम ही स्पीड होगी, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा? सिग्नल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वैल्यू। डिजिटल बोला है ना, डिजिटल में क्या होता है? 1 0, 2 ही वैल्यूज होती है डिजिटल में, सही है। सिग्नल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वैल्यूज, यस। सिग्नल दैट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस रेंज, नो। डिजिटल सिग्नल में कंटिन्यूअस रेंज नहीं होती, वो तो साइन वेव में होती है कंटिन्यूअस रेंज। तो दैट इज हाउ आपने ऑप्शन ए को करेक्ट कंसीडर किया, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड आ रही है बी और डी में, और डिजिटल सिग्नल उसने बोला है डिजिटल सिग्नल ऐसा दिखता है 0 1 में। विच स्टेटमेंट अबाउट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज करेक्ट? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? सिंगल कलर लाइट, लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, या सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब है सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर। लाइट ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, डजंट मैटर। अगर मैं व्हाइट लाइट को भी ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से पास करवाऊंगा तो वो तो उसे मल्टीपल कलर्स में ब्रेक डाउन कर देगा। विजिबल लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड व्हाइट लाइट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ठीक है। तो ए सबसे बेहतर इसे एक्सप्लेन कर रहा है। बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ येलो एंड ब्लू लाइट, ठीक है। तो बेटा देखो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। तो देखो येलो तुम्हारा रेड के करीब है और ब्लू तुम्हारा वायलेट के करीब है, सही है। सो विच डायग्राम इज करेक्ट? बेटा डायग्राम हमारे पास कैसी जानी चाहिए थी? डी। क्यों डी? क्यों? बेटा ये देखो, लाइट यूं एंटर हो रही है, लाइट को स्लो डाउन होना चाहिए था ना, नॉर्मल के करीब आना चाहिए था। ये देखो नॉर्मल से दूर जा रही है। यहाँ पे भी नॉर्मल से दूर जा रही है लाइट, सही है। यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन ब्लू ऊपर है। हमने क्या बोला है? सबसे ऊपर रेड होता है, यानी येलो होगा हमारे केस में। और यहाँ पे ब्लू नीचे येलो ऊपर है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। जी बेटा।
क्वेश्चंस? यस अली? सर MCQ 19 में सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला समझ नहीं आया। बेटा सिंगल फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ सिंगल वेवलेंथ होगा, यस सर। और आपका वेवलेंथ कलर जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब जैसे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमारे पास रेड है। यस। ठीक है, तो सिंगल यस सर। फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल वेवलेंथ मतलब सिंगल कलर। तो सर वाइट लाइट की मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी? नो, व्हाइट लाइट तो अभी आपने पिछले एमसीक्यूज में भी देखा जी ना, सर। 400 टू 700। 700 नैनोमीटर पूरी रेंज है ये। ठीक मिलियंस है। ऑफ कलर्स आते हैं इसमें। ओके सर। So the question about black and white cups, won't it be black cup as black is the good absorber of heat? बेटा ब्लैक गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट तब है जब वो हीट एब्जॉर्ब करे, जब सराउंडिंग हॉट हो। अभी तो उसके अंदर गर्म पानी कॉफी रखी हुई है, तो वो हॉट है, तो वो अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाया करेगा। सही है, तो वो ज्यादा जल्दी अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाया करेगा। ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज व्हेन द सराउंडिंग इज हॉटर देन द बॉडी। Black is good emitter of heat when the black body is hotter as compared to the surrounding. ठीक है, क्वेश्चन 19 में अभी समझाया मैंने अली को भी। भाई सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल वेवलेंथ मतलब सिंगल कलर, और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब कलर। सिंगल कलर लाइट, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ। ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट, अभी समझाया अली। ब्लैक इज गुड एब्जॉर्बर व्हेन द सराउंडिंग is hotter. Black is good emitter when the black body is hotter than the surrounding. Sir, do we know about applications of monochromatic light? Yeah, we do. It helps us to see things around us. It helps in the communication in optical fibers. That's it. दो विजिबल लाइट की हमारे पास एप्लीकेशन है, वही मोनोक्रोमेटिक लाइट की एप्लीकेशन। Now, a radio station broadcasts a signal with a frequency of 89 megahertz. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल? बेटा रेडियो स्टेशन कौन इस्तेमाल करता है? रेडियो वेव। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। वी हमें पता है, हर एक मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्पीड यही होती है, और 89 मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6, दी एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाई 89 एक्सपोनेंट 6। बेटा ये आ रहा है 3.37 मीटर। ठीक है, बी, boy shouts and hears echo from a tall building 2.2 seconds later. बेटा echo echo का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगेगा। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास ये है, हाउ फार द बिल्डिंग इज फ्रॉम द बॉय, तो बी इक्वल्स टू वी टी अपॉन टू हो जाएगा। स्पीड है 330, टाइम है 2.2 डिवाइड बाई 2। 63। ठीक है, 363 को राउंड ऑफ कर दे, 360 हो गया। Magnetic field of a bar magnet can be represented by the magnetic field lines, which diagram shows two magnetic field lines correctly. नॉर्थ से निकलती है साउथ पे आती है, सही है। नॉर्थ से निकलती है साउथ पे आती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे आती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे आती है। ए, प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद अ ड्राई क्लॉथ, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की बात हो रही है। रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी क्लॉथ हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वाई द रॉड हैज बिकम पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लॉथ को लूज कर दिए हैं, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, which statement about electric current in a conductor is correct? Okay, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इन डीसी इलेक्ट्रिक करंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलोंग द कंडक्टर। ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर सीरीज सर्किट है तो थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम रहेगा।
इन डीसी सर्किट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बैक एंड फोर्थ, नहीं। ये तो एसी में होता है कि हाफ साइकिल में करंट यूं फ्लो होता है, हाफ साइकिल में करंट यूं फ्लो होता है, ये तो एसी में होता है। इन एसी इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम एग्जैक्टली, नो। एसी में तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बदलता रहता है। इन एसी करंट द फ्लो ऑफ चार्ज चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, यस। डायरेक्शन देखो, हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है, कंटिन्यूअसली बदलती रहेगी। Piece of metal wire with a uniform diameter R of resistance R. Uniform diameter and resistance R है। Piece of metal wire is made from the same metal, has uniform diameter as well. Y has double cross-sectional area of X and half the length. What is the resistance of Y? बेटा मैंने आपको क्या सिखाया है? Resistance is directly proportional to length. पहले लेंथ की बात कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, हाफ लेंथ है एक्स की, सॉरी वाई की एक्स के मुकाबले में, तो लेंथ हाफ मतलब रेजिस्टेंस हाफ, यानी R/2 हो गया। सही है। हाँ, दूसरी बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया की करो। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या है? डबल। तो क्या फैक्टर है बेटा हमारे पास? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया डबल का मतलब है रेजिस्टेंस और मजीद हाफ। तो पहले रेजिस्टेंस R/2 थी, उसका और हाफ क्या होगा? R/4। ठीक है, फिर दोबारा सुन लो ये वाला पार्ट। पहले मैंने रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का फैक्टर बताया। लेंथ हाफ हो गई है, तो लेंथ हाफ हुई तो रेजिस्टेंस हाफ हो गई, यानी R/2। ठीक है। देन बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस हाफ होगी। तो हाफ का और मजीद हाफ क्या हो गया? क्वार्टर। ठीक है बेटा। 27, इलेक्ट्रिक फायर connected to 240 volt main supply and transfers energy at 1 kilowatt. How much charge passes through the fire in 1 hour? Okay. पावर होती है करंट इंटू वोल्टेज, ठीक है। करंट क्या होगा? पावर अपॉन वोल्टेज, और करंट खुद क्या है? Q/Q। तो Q किसके बराबर हो जाएगा? पावर इंटू टाइम अपॉन वोल्टेज। बेटा पावर हमें गिवन है 1000 वॉट, किलोवाट लिखा हुआ है। और टाइम कितना है? 1 आवर, यानी 3600 सेकेंड्स। एंड वोल्टेज हमारे पास 240 वोल्ट है। सब ऐसा यूनिट में इसलिए लिखा, आंसर्स भी मुझे ऐसा यूनिट में ही मांग रहा है। बेटा 15,000 आ रहा है, यानी सी। ठीक है, 1.5 एक्सपोनेंट 4 लिखो या 15,000 लिखो, बात एक ही है। Two lamps are connected in parallel. Which switch must be closed so that both lamps light? Okay. बेटा अगर दोनों लैंप्स को लाइट अप करना है तो हमारा सर्किट इस तरह होना चाहिए, यानी सारे स्विचेस क्लोज होंगे। ठीक है। तो 29 पे चलते हैं। The diagram shows the circuit that switches the lamp on when there's a change in the environment. What change in the environment causes lamp to be switched on? बेटा ये कौन है? थर्मिस्टर है, जो हीट मिलने पे रेजिस्टेंस को कम कर लेता है और कंडक्टर बन जाता है। सही है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा ना, ये है रिले, तो रिले क्या करेगी? रिले में भी करंट जाएगा, तो रिले इस स्विच को क्लोज करवा देगी। ठीक है। तो जब इसका हीट मिलने पे इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो होगा रिले में,
रिले में करंट फ्लो होगा तो रिले स्विच ऑन करवा देगी, तो बल्ब का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है। लाइट का ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। जैसा मैंने ऊपर बताया, हीट मिलेगी तो होगा काम। A step down transformer is 100% efficient. It has input voltage of 240 volt and output voltage of 60 volt. The current in the primary coil is 0.5 ampere. What is the current in secondary coil? सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। तो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है बेटा, ये वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। ये करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल है, करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल मांग रहा है। क्या फॉर्मूला है बेटा? Vp अपॉन वी एस बराबर होता है आई एस अपॉन आई पी। ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। तो आई एस क्या हो जाएगा? Vp आई पी अपॉन वी एस। Vp है 240, आई पी है 0.5 और वी एस है 60। 2 आएगा। ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलें। The diagram shows pattern of the magnetic field due to current I in a straight wire. Okay, which row is correct? The direction of the field हमारे पास क्या होगी? अच्छा जी, इनवर्ट करंट है तो बेटा इनवर्ट करंट की वो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और फील्ड कैसी होती है हमारे पास इनवर्ट करंट की? क्लॉकवाइज फील्ड होती है। सही है। कैसे पता चला इनवर्ट करंट है? लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सही है। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हमारे पास क्या होगी? वाई। देखो क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है। सही है। एंड करंट कहाँ पे ग्रेटर होगा? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्यू पे ग्रेटर होगी। जितना वायर के करीब होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी। ग्रेटर एट क्यू। सही है। तो इन दैट वे 31 डी इज आर करेक्ट आंसर। Which device is the magnetic field current not used? Magnetic field of a current कौन सी डिवाइस में यूज नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी होता है, लाउड स्पीकर में भी होता है, रिले में भी होता है। रिले में भी कॉइल होता है। पोटेंशियल डिवाइडर है जिसे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जरूरत नहीं है। ये प्योरली इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा होता है। Fission and fusion are two type of nuclear reactors. How the total mass of nuclide produced compare with the total mass of the original nuclide or nuclide in this process? बेटा फिशन में क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियाई बनाता है। सही है। और फ्यूजन में क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियस बिगर न्यूक्लियाई बनाता है। सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सी द टोटल मास फिशन में हमारे पास लेस होता है क्योंकि स्मॉल न्यूक्लियर बन रहे हैं। एंड फ्यूजन में टोटल मास मोर। तो फिशन में टोटल मास हमारे पास जो है, सॉरी,
फ्यूजन में टोटल मास ऑफ फ्यूजन कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल न्यूक्लियर। अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी, दोनों में लेस हो गया। क्यों? फिशन फ्यूजन दोनों में हमारे पास, ये वाला हटा दें, फिशन फ्यूजन दोनों में हमारे पास बेटा क्या होता है, सम ऑफ द मास कन्वर्ट्स इट टू एनर्जी। ठीक है, तो हमेशा रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है और प्रोडक्ट का मास कम होता है। ठीक है, मतलब फिशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं ना, अगर 2 किलो हाइड्रोजन है तो हीलियम लेट से 1.9 kg बनेगी। ठीक है, क्यों? 0.1 kg का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर 2 किलो यूरेनियम है तो क्रिप्टॉन और जो बेरियम है वो भी लेस देन 2 kg, लेट से 1.9 kg बनेगी। तो अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ मास आ रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों में हमारे पास प्रोडक्ट का मास कम होता है। सही है, क्योंकि एनर्जी में कुछ मास कन्वर्ट हो चुका होता है। टेबल शो द कॉम्पोजिशन ऑफ 3 डिफरेंट न्यूक्लियाई। व्हाट आर द आइसोटोप्स? बेटा प्रोटॉन नंबर एक्स और वाई के सेम है। ठीक है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई आर द आइसोटोप। Which change occurs in the nucleus of a radioactive atom during beta emission? बीटा एमिशन में क्या चेंज होता है बेटा? तो बीटा एमिशन में क्या होता है, एक बीटा जब निकलता है तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम। सही है, और मैंने आपको एक और बात बताई थी, बीटा इलेक्ट्रॉन डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन अपने आप को तोड़ता है न्यूट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को डीके क्वेश्चन में बताई थी, फिर रिकॉल करवा दी। तो न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाली बात फुलफिल हो रही है। सही है, अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन ओनली, नो, प्रोटॉन नहीं टूटता, न्यूट्रॉन टूटता है। रेडिएटिव आइसोटोप की हाफ लाइफ है 8 दिन। डिटेक्टर क्लोज to a sample of this isotope gives the count rate of 2000 counts per minute. With the source, the background count is 20 counts per minute. Okay, what is the count rate due to the source after 8 days? सिर्फ सोर्स, ड्यू टू द सोर्स। अब देखो यहाँ पे भी एंड में मैं बैकग्राउंड काउंट ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, तो पहले मैंने बैकग्राउंड काउंट में इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 180 बचा, और उसने काउंट ड्यू टू द सोर्स मांगा है सिर्फ, तो एंड में मैं बैकग्राउंड काउंट ऐड नहीं करूंगा। तो बेटा व्हाट इज द काउंट रेट ड्यू टू द सोर्स आफ्टर 8 डेज? 8 डेज में एक हाफ लाइफ आएगी, तो 1 हाफ लाइफ के बाद 90 आंसर आएगा। Which statement about the solar system is correct? All the planets are rocky, no, सिर्फ inner planets rocky हैं। Only Earth has a moon, 9. Pluto is a dwarf planet, yes. There are many stars in the solar system, कह सकते हैं, बट सोलर सिस्टम में हमारे पास स्टार्स तो सिर्फ एक ही है, सन। गैलेक्सी में मैनी स्टार्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम में तो बस एक सन है स्टार, मैनी नहीं है। Comet are bodies which orbit the sun in the solar system. Okay. What is the shape of the orbit? Comets के orbit elliptical होते हैं। ठीक है, and shape के बारे में बात हो गई। How sun is positioned within the orbit? सेंटर में नहीं होता। याद करो, ये सन है, कॉमेट का ऑर्बिट ऐसा होता है। सही है, ये कॉमेट है, तो सन इज नॉट इन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। डी आंसर है। Which nuclear reaction produces the release of energy to power the star? Fusion. Hydrogen to
helium. Last, what is the definition of Hubble constant? तो Hubble constant बेटा हमारे पास क्या है? Hubble's law बोलता है speed of precession is directly proportional to the distance the star is away from us. ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, ये हबल कांस्टेंट है। हबल कांस्टेंट किसके बराबर है? स्पीड ऑफ प्रेसिशन ओवर डी। ठीक है, तो इट्स द रेशियो ऑफ स्पीड एट विच द गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। यस, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द description I just provided. The value of the change in wavelength of the galaxy starlight due to redshift? No, doesn't make any sense. The constant used to represent the rate of expansion of the universe in all directions? No. And the estimated constant is equal to the age of the universe? No. 1 over that constant is equals to the age of the universe. तो ये हमारे पास complete हो गया। जी बेटा, क्वेश्चंस 36 दोबारा बताऊं? ओके, कौन सी मुश्किल बात है बेटा? हदीस में 1 से 8 डेज में 8 डेज में एक हाफ लाइफ आ रही है। सही है, काउंट रेट है 200, 200 में से 20 माइनस किया क्योंकि 20 बैकग्राउंड काउंट है, बचा 180। सही है, अब वो बोल रहा है व्हाट इज द काउंट रेट ड्यू टू द सोर्स ओनली, सिर्फ सोर्स, इसमें बैकग्राउंड काउंट नहीं आएगी आफ्टर 8 डेज। तो 8 दिन में एक ही हाफ लाइफ आएगी, तो 180 से 90 हो गए 8 दिन के बाद। सही है, 33 बेटा, 33 में फिशन फ्यूजन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन थे, और न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट कम होता है, क्योंकि सम ऑफ द मास ड्यूरिंग द रिएक्शन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एनर्जी, तो हमेशा प्रोडक्ट का मास कम होता है। तो बोल रहा है टोटल मास ऑफ फिशन प्रोडक्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल न्यूक्लियाइड कम होगा, और फिशन में भी, फ्यूजन में भी, फिशन में भी, दोनों में प्रोडक्ट का मास कम होगा, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। फ्यूजन के बाद मास ज्यादा नहीं हो जाता? नहीं बेटा, वही बात बता रहा हूँ ना, हमने इन दोनों के लिए याद करो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की इक्वेशन याद की थी। तो ये एम सी स्क्वायर में एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने में जो मास का डिफरेंस आ रहा है, जो मास की कमी आ रही है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सही है, दैट इज हाउ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वी आर डन विद 2 पेपर्स ऑफ IGCSE। एक्सट्रीमली सॉरी, लाइट ने थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक डाउन कर दिया था, जो लोड शेडिंग हुई थी। तो टुमारो इज 29, इंस्टेड ऑफ 29 हमने आज क्लास कर ली है। सही है, अब हमारा जो लास्ट क्लास होगी वर्कशॉप की, वो होगी कब? वो होगी हमारे पास, इतनी देर से ये लगी हुई थी, तो वो होगी बेटा हमारे पास 30th ऑफ मई को। सही है बेटा, चल कोई बात नहीं, विल मीट अगेन इन ए लेवल्स इंशाल्लाह। ए लेवल्स इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जुलाई अगस्त से शुरू कर देंगे। चले, ख्याल रखिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।